हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कोशिका के बारे में। जो कोशिका से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में ढेर सारे प्रश्न आते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए मैं आज कोशिका के बारे में आप सभी को बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका। ये जो कॉन्सेप्ट है कोशिका, जो नाम किसने दिया और सबसे पहले किसने देखा, इसके बारे में हम बात करते हैं। आखिर ये कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी हम सिर्फ मानव शरीर के ही नहीं बोल सकते हैं, जितने सजीव जगत में जितनी प्राणियां हैं, ठीक है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सभी का आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। जिस प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे ईंटों से मिलकर एक बड़ा सा मकान बनता है, अपार्टमेंट बनता है, उसी प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर हमारा संपूर्ण शरीर बनता है, यानी संपूर्ण सजीव प्राणी बनता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? 1665 ईस्वी में किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। वो कहाँ देखा था? एक पेड़ की छाल में, कॉर्क की छाल में उन्होंने देखा था। रॉबर्ट प्रयोग किया था कॉर्क की छाल को एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी, उस समय अच्छा डेवलप किस्म की सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय जो सूक्ष्मदर्शी था उसके माध्यम से कॉर्क की छाल को उन्होंने देखा सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इस प्रकार से बक्सानुमा हॉल देखा जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। ठीक है, और इस प्रत्येक बक्से को उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया, प्रत्येक बक्से को। और उन्होंने ये भी देखा कि प्रत्येक जो बक्सा है वो कहीं ना कहीं एक विभाजन पट्टी द्वारा दूसरे कोशिका यानी दूसरे बक्सा से अलग है। यानी बोल सकते हैं कि प्रत्येक हॉल जो आप देख रहे हैं ये फिगर में, ये विभाजन पट्टी द्वारा दोनों से अलग है। तो इन्होंने प्रत्येक हॉल को क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। ठीक है, ये तो मृत कोशिका थी। और सन 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने, किसने? लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा। तो ये भी सवाल आ जाता है कि मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। और उसी टाइम उन्होंने कोशिका नाम दिया। और कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा भी। और उसके बाद लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा। ठीक है, तो हम समझें कि किसी भी सजीव जगत में सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है कोशिका। और कोशिकाओं के समूह से हमारा संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, किसी भी प्राणी का निर्माण होता है। अब बात ये, मतलब प्रश्न ये उठता है, क्या सभी प्राणी में एक ही कोशिका से काम हो जाता है या फिर एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है? तो मैं बताना चाहूँगा कि सभी जीवों में कोशिका किसी में ज़्यादा पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है, और किसी में एक ही कोशिका से काम हो जाता है और किसी में ढेर सारा कोशिकाओं का समूह काम करता है। जैसे अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में खरबों कोशिकाएं पाई जाती है और सभी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है। सामान्य तौर पर अगर हम समझेंगे तो समझेंगे कि कोशिका से बनता है ऊतक और ऊतक से बनता है अंग। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक ही प्रकार के कार्य कर पाने में सक्षम होते हैं, उससे क्या बनता है? उससे बनता है ऊतक। यानी बोल सकते हैं कि कोशिका का बड़ा रूप ऊतक है। ठीक है, और दो या दो से अधिक ऊतक जो एक ही प्रकार के कार्य को कर पाने में सक्षम होते हैं, उससे क्या बनता है? अंग का निर्माण होता है कि नहीं? मानव शरीर में ढेर सारा अंग है, तो अंगों का निर्माण कैसे हुआ? ऊतकों से हुआ। और ऊतक से पहले किसका हुआ? कोशिका। यानी मूल रूप से अगर बात करें कि किसी भी सजीव प्राणी में सबसे आधारभूत संरचना क्या होती है? कोशिका की होती है। यानी कोशिका की सबसे अहम भूमिका होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कोशिका। राइट, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये रही बात। अब हम कोशिका, अच्छा, आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसे कोई जीव का नाम बता सकते हैं जो एक ही कोशिकाओं से बना है? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे कोशिका जैसे कि हो गया अमीबा का एग्जांपल ले लीजिए। अमीबा, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम।
ये दो ऐसे जीव हैं जो एक ही कोशिका से बना है और एक ही कोशिका में ये सारा कार्य कर लेते हैं। जैसे कि मानव शरीर में ढेर सारा कोशिका, खरबों कोशिकाएं पाई जाती है और सभी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है कि नहीं। मानव जो है श्वास लेता है, भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, अवशोषण करता है। तो उसी प्रकार से अमीबा भी तो भोजन करेगा ना, ठीक है। तो अमीबा भी भोजन करता है, पैरामेशियम भी भोजन करता है, सारी क्रियाएं इनमें होती हैं। वो एक ही कोशिका द्वारा कार्य संपादित की जाती है। तो एकल कोशिका का उदाहरण क्या हो गया? अमीबा और पैरामेशियम। यानी एक कोशिक जीव क्या हो गया? अमीबा और पैरामेशियम। इसके अलावा हम समझ सकते हैं कि एकल कोशिका जैसे मुर्गी का अंडा, ये भी एकल कोशिका का उदाहरण है। अच्छा, आप लोग क्या जानते हैं कि मुर्गी का जो अंडा होता है उसका सफ़ेद भाग को क्या बोला जाता है? उसके सफ़ेद भाग को बोला जाता है एल्ब्यूमिन। क्या बोला जाता है? एल्ब्यूमिन। मुर्गी के अंडे के सफ़ेद भाग को क्या बोला जाता है? सफ़ेद भाग को बोला जाता है एल्ब्यूमिन और जो पीला भाग होता है उसको बोला जाता है योक, ठीक है, जो एकल कोशिका का उदाहरण है। और एक एकल कोशिका जैसे कि अगर मानव शरीर की अगर बात करेंगे तो मानव शरीर में जो WBC पाया जाता है वो भी एकल कोशिका का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। यानी WBC को अगर शरीर से बाहर निकाल देंगे तो क्या वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर यानी WBC जो है स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। लेकिन ये जो अमीबा है ये भी तो एकल कोशिका है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में इसका अपना अस्तित्व है, ठीक है। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा क्या? तो चलिए, तो ये रहा। अब हम बात करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में, ठीक है। जब कोशिका की संरचना के बारे में अगर डिस्कशन हो जाएगा तो वहाँ से ढेर सारे सवाल आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, ठीक है। तो ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया। ये हो गया पादप कोशिका का उदाहरण और ये हो गया जंतु कोशिका का उदाहरण। देखिए कोशिका का संरचना कैसे होता है, ठीक है। ये पादप कोशिका यानी हरे पेड़ पौधे में पाई जाने वाली कोशिका और ये जो जंतु जगत में पाई जाने वाली कोशिका का ये संरचना है, ये इसका स्ट्रक्चर है, कैसे कोशिका का फिगर होता है। अब हम इसमें समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर दोनों का क्या क्या कार्य है या फिर दोनों का क्या क्या नाम है। देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये जो आप झिल्ली टाइप का देख रहे हैं ये है कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। यानी पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। ये रहा कोशिका झिल्ली। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइनिंग जो अंदर में है इसको हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? किसी भी कोशिका में कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? कोशिका झिल्ली का कार्य है कि कोशिका झिल्ली इस जो पूरा कोशिका को आकार प्रदान करता है। और कोशिका झिल्ली को हम और दो नाम से जानते हैं, यानी टोटल 3 नाम से जानते हैं। इसको हम बोल सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इन 3 नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं अथवा अर्धपारगम्य झिल्ली बोल सकते हैं या फिर प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? कोशिका झिल्ली का कार्य है कि किसी भी कोशिका को स्थायित्व प्रदान करना यानी बोल सकते हैं आकार प्रदान करना। और इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो ये रहा इसमें कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये कोशिका द्रव्य है। तो इसमें भी कोशिका द्रव्य यही है, ये वाला भाग कोशिका द्रव्य है। अब ये जो भाग है ये केंद्रक है, ठीक है। क्या है? केंद्रक। अब हम केंद्रक की बात करते हैं, ठीक है। इसको इधर ही हम दिखा देते हैं, अच्छा रहेगा स्पेस। ये रहा केंद्रक। अब हम केंद्रक से और समझते हैं कि जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में दोनों में केंद्रक जो है क्या अंतर होता है।
जंतु कोशिका में केंद्रक जो है सामान्य तौर पर बीचों बीच होता है, ठीक है। ये केंद्रक जो है बीचों बीच नहीं होता है, ठीक है, साइड में होता है। अब यहाँ पर और बात करते हैं तो पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये वाला भाग, ये तो हम लोगों ने जाना ये कोशिका झिल्ली है, लेकिन ये बाहरी वाला भाग ये कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति पादप में क्यों पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में तो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पादप में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि कोशिका भित्ति पेड़ पौधों को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। यानी बोल सकते हैं पेड़ का जो छाल है कितना कठोर होता है, मजबूत होता है। कोशिका भित्ति का कार्य होता है कि ज़्यादा गर्मी से या फिर आंधी तूफान, ठीक है, उससे जो है रक्षा प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति पेड़ को, ठीक है। इसलिए पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये एक अंतर भी हो गया। अब ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है, कोशिका द्रव्य ये भी है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में ढेर सारा कोशिका के अंग पाए जाते हैं। उसका जो है जिक्र हम करेंगे दूसरे वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में आप देख लीजिए इतना। और ये जो कोशिका द्रव्य है ये तो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया, कोशिका द्रव्य। और ये हो गया केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली हो गया। ये वाला जो देख रहे हैं केंद्रक झिल्ली, बीच वाला केंद्रक हो गया, और उसके बीच में केंद्रिका भी होता है, ठीक है। धीरे धीरे बात कर रहे हैं। केंद्रक झिल्ली इसमें भी पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली इसमें भी पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली। अब यहाँ से दो निकल के आता है कि कोशिका का दो प्रकार होता है। अब कैसे समझते हैं, देखिए, जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, यानी होता ही नहीं है। और एक बात कि झिल्लियों का काम क्या होता है कि कोशिका को आकार प्रदान करना, कोशिका को सुसंगठित रखना, ठीक है। तो जिस कोशिका के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, यानी केंद्रक झिल्ली केंद्रक के बाहर ही होता है, तो अगर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगा तो क्या केंद्रक का जो आकार है वह सुसंगठित होगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे में वहीं से इसका कोशिका का दो प्रकार निकल जाता है। क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यानी हम बोल सकते हैं कि जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो उसको हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। अब इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कैसे कौन कौन से जीव आ जाते हैं? जैसे मनुष्य आ गया, हरे पेड़ पौधे आ गए, ठीक है, ये यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, और केंद्रक झिल्ली नहीं होने के मतलब केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है, तो जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जैसे कि नीला हरा शैवाल हो गया या फिर जीवाणु हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो दोनों चीज़ आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। कार्य के अनुसार कोशिका का साइज निर्धारित होता है, और कोशिका का साइज कितना होता है वो हम आपको बता देते हैं कि 1 मीटर का 10 लाखवें भाग का बराबर होता है। यानी उसको हम माइक्रोन में या फिर माइक्रोमीटर में माप सकते हैं, उतना साइज का होता है, या फिर कुछ सेंटीमीटर तक भी हो जाता है कोशिका का साइज, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सबसे छोटी कोशिका होती है जीवाणु कोशिका की, ठीक है, जिसमें केंद्रक झिल्ली क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो उसका क्या नाम है? सबसे छोटी कोशिका का अगर बोलेंगे नाम क्या है तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। और सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ठीक है।
और आपको पता भी होगा कि तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है ना। तंत्रिका कोशिका का कार्य है कि सूचनाओं का वाहक यानी सूचना को ले जाता है, सूचनाओं को स्थानांतरित करता है। ठीक है, यानी हमारे शरीर को समन्वय करने का काम किसका है? तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, तो ये रहा हम कुछ मूलभूत बातें। ठीक है, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इस कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है। कोशिकांग पाया जाता है। कोशिकांग मतलब कोशिका के कुछ अंग पाए जाते हैं, इसलिए कोशिकांग बोला जाता है। यानी अगर बोलेंगे कि कोशिकांग कहाँ पाया जाता है ना, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। या फिर कोशिका द्रव्य को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है ना, कोशिकांग पाया जाता है। और कोशिकांग में क्या क्या आता है ना, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसदानी, लवक, इस टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसके संरचना में जो पाए जाते, जैसे गुणसूत्र हो गया जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं, क्या केंद्रक में पाए जाते हैं या फिर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ हम उस वीडियो में, अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बता रहे हैं। अगर कुछ छूट गया हो, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में और विस्तृत हम आपको बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।